हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बिलासपुर डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए टेक्नीशियन 3 के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो बिलासपुर डिवीज़न आते हैं वहाँ पर टेक्नीशियन 3 पोस्ट के लिए पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें यहाँ पर कि यह पेपर एग्ज़ाम डेट की तो 28 जुलाई 2023 को ये पर हाल ही में कंडक्ट करवाए गए हैं, जो कि 25% LDC कोटा के अंतर्गत कंडक्ट हुआ था। अगर बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, इस पेपर के अंतर्गत टोटल कैंडिडेट को 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था। इसके लिए कैंडिडेट को पूरे 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय दिया गया था। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर तो इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर मैथमेटिक्स से एक प्रश्न पूछे गए यहाँ पर कि ए पर्सन सोल्ड अ स्टॉक फॉर RS 423 and incurred a loss of 6%. At what price would it be sold so as to earn a profit of 8%? यहाँ पर आप जानते होंगे कि यहाँ पूछा जा रहा है कि एक चूल्हा को 423 रुपये में कोई व्यक्ति बेचता है तो उसे 6% की हानि होती है, तो उसे किस कीमत पर बेचा जाए तो उसे 8% का प्रॉफिट हो जाए। तो सबसे पहले आप जानते हुए कोई भी आइटम का जो बेस प्राइस होता है वो 100% होते हैं। वहाँ पर अगर वो 423 रुपये में अगर बेचता है तो उससे 6% की हानि होती है, तो आपको 6% लॉस के केस में अगर बात करें तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 94% हो जाएगा। तो 94% की अगर बात करें जो कि इक्वल है 423 के, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें 8% प्रॉफिट के लिए यहाँ पर निकालना है। तो 8% अगर 100 में ऐड करते हैं तो 108 आ जाएगा, जो कि हमें निकालना है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम कि हमें 94% का वैल्यू जो है वो 423 दिया गया है और हमें 108% का निकालना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 108 मल्टीप्लाई बाई 423 कर देंगे और डिवाइडेड बाई 94% कर देंगे। तो यहाँ से हमें अगर बात करें तो जो निकल कर आएगा तो यहाँ पर कट लगाएंगे आप, तो यहाँ पर 54 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 47 आ जाएगा। 47 की अगर बात करें तो 47 में जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला जो 423 है वो कट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर अगर बात करें तो जो हमारा 54 × 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो निकल कर आएगा 486 रुपीज़, जो कि हमारा जब एक व्यक्ति एक 8% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो उसे जो उसका सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा वो 486 रुपये आएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, ए फ्रूट सेलर बाइज अ लेमन्स एट 2 for a rupees and sells them at a 5 for 3 rupees. His gains %। यहाँ पर बोला जा रहा है सीधे सीधे कि जो एक फल विक्रेता है 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है। तो यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें कि 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है तो इसका कॉस्ट प्राइस हमारा 0.5 निकल कर आ जाएगा। वहीं अगर बात करें कि 3 रुपये में 5 नींबू बेचता है तो उस कंडीशन से हमारा जो सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा वो 3 जो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 0.6, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा 0.5 है और सेलिंग प्राइस हमारा 0.6 है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है हमारा वो 0.1 आ रहा है। कॉस्ट प्राइस जो है हमारा बेस वो हमारा 0.5 हो जाएगा और 100 से हम % निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार जो हमारा 20% का प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 4:4 द प्रॉफिट परसेंटेज इज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो दिया गया है वह
4:5 के रेशियो में दिया गया है। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो हमारा है वो 4:5 है। दोनों में डिफरेंस की अगर बात करें तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमारा प्रॉफिट 1% हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बेसिक हम बात करें कॉस्ट प्राइस की तो हमारा 4 दिया गया है। फिर यहाँ पर परसेंट के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को जब 25 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 100 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमें जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो 25% आएगा। यहाँ पर जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 25% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो ए सोल्ड अ कार टू बी। यहाँ पर कोई ए पर्सन है, वह कोई कार को बी से बेचता है एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। बी इनकरेड लॉस ऑफ 50% वाइल सेलिंग द सेम कार टू सी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए पर्सन था जब वो बी को बेचता है 25% के प्रॉफिट पर, और बी जब बेचता है सी को तो उसे 15% की हानि होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो स्पेंड किया था कार को ख़रीदने में वो 50,000 रुपये खर्च किए थे। तो इस प्रकार जो अब सी जो परचेज करेगा तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर हम बात करें कि ए के लिए जो कॉस्ट प्राइस था वह 50,000 रुपये था। जब उसे बी को बेचा तो 25% का प्रॉफिट हुआ, तो 100 में जब 25 ऐड करेंगे तो 125 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमें बी जब बेचता है तो उसे 15% का हानि होता है, तो इस प्रकार हमें 85 आ जाएगा। अब यहाँ से हम सारे को जब निकालेंगे तो ये हमारा सी का कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो 0000 से यहाँ पर हम 50,000 के जो 4 टाइम 0 है उसको कट कर देंगे, और सारे को जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा 53,125 आएगा, यानी 53,125 रुपये, जो कि सी के लिए कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगा। यहाँ पर सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो एवरेज एज ऑफ 7 फैमिली मेंबर्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई 7 मेंबर्स की कोई फैमिली है, उसका एवरेज एज 75 ईयर्स दिया गया है, बट एवरेज एज ऑफ 6 ऑफ देम इज 74 ईयर्स 6 मंथ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो 7 फैमिली वाले मेंबर्स का जो एवरेज एज है वो 75 ईयर्स है, जबकि उसमें से 6 का जो एवरेज एज दिया गया है वो 74 ईयर्स और 6 मंथ है। तो यहाँ पर जो 7वें फैमिली मेंबर्स होगा उसका एज कितना होगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे जो 7 फैमिली मेंबर्स है उसका एवरेज जो 75 ईयर्स दिया गया है, तो टोटल हम एज निकालने की अगर बात करें तो 7 को जब 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल एज निकल कर आएगा 7 फैमिली मेंबर्स का, जो कि 525 ईयर्स आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम 6 का जो एवरेज एज दिया गया है तो उस केस में हम टोटल 6 मेंबर्स का हम एज निकालेंगे, तो 6 × 74 और हाफ। यहाँ पर अगर बात करें तो इस केस में आप निकालेंगे तो 447 एज निकल कर आएगा। अगर दोनों को अगर घटा लेते हैं तो हमारा जो 7वां मेंबर्स है उसका हमारा एज निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम घटाने की बात करें, यहाँ पर जब घटाएंगे तो हमारा निकल कर आएगा 78 ईयर्स, जो कि हमारा 7th मेंबर्स का एज निकल कर आएगा। यहाँ पर सही उत्तर की अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 77। यहाँ पर बोला जा रहा है कोई 3 नंबर्स है उसका एवरेज औसत 77 है। फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड एंड द सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द थर्ड। यहाँ पर बोला जा रहा है कोई फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड का दोगुना है और सेकेंड नंबर है वो थर्ड का दोगुना है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर को यहाँ पर निकालना है कि कितना आएगा। तो यहाँ पर कोई हम ABC के नंबर फॉर्म में हम संख्या ले लेते हैं। तो पहला अगर बात करें तो कोई दोगुना है सेकेंड नंबर के, और जो सेकेंड वाले नंबर है वो थर्ड के दोगुना है। तो इस केस में अगर बात करें रेशियो निकालेंगे हम तो 4:2:1 के रेशियो हमें तीनों का वैल्यू निकल कर आएगा। टोटल हमारा नंबर बात करें हम कि तीनों का एवरेज हमारा 77 दिया गया है, तो टोटल हमारा निकल कर आएगा जो एज 77 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 निकल कर आएगा, जो कि टोटल एज होगा तीनों मेंबर्स का।
तो उस केस में अगर बात करें यहाँ पर पहले संख्या का कितना आएगा, तो उस केस में हम यहाँ पर तीनों रेशियो को जब ऐड करेंगे तो 7 निकल कर आएगा। यहाँ से हम 231 को अगर डिवाइड करते हैं तो उस केस में हमारा यहाँ पर 33 निकल कर आएगा, यानी एक पर्सन जो है उसका नंबर हमारा 33 है। तो उस केस में हमारा जो रेशियो 4 निकालना है फर्स्ट संख्या के लिए, तो 33 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 132 निकल कर आएगा, जो कि फर्स्ट नंबर का वैल्यू आएगा। तो इस केस में हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 132। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछी जा रहा है, नोइंग डैट विजय एक्सपेंडिचर्स फॉर फर्स्ट 3 डेज इज Rs100, Rs125 एंड Rs85, व्हाट इज द 4th डे एक्सपेंडिचर्स एज हीज डे 4 डेज एवरेज एक्सपेंडिचर्स इन 90। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह जानते हुए कि जो विजय का पहले 3 दिन का खर्च जो दिया गया है वह 100, 125 और 85 दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो चारों दिन का एवरेज हमारा 90 दिया गया है, तो उस केस में हमारा चौथे दिन का एक्सपेंडिचर्स क्या होगा। तो चारों दिन का जब हमारा एक्सपेंडिचर 90 दिया गया है तो 4 इंटू हम 90 कर देंगे, तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर्स है चारों दिन का वो 360 निकल कर आएगा। 3 दिन का हमारा एक्सपेंडिचर्स दिया गया है, तो 100 प्लस 125 प्लस 85 दिया गया 3 दिन का एक्सपेंडिचर्स। तीनों को अगर बात करें ऐड करें अगर, तो तीनों को ऐड करने पर हमारा 310 रुपये आते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर 4 दिन का हमारा जो एक्सपेंडिचर से 360 रुपये है, 3 दिन का हमारा 310 रुपये है, तो जब हम घटाएंगे तो 50 रुपये हमारा चौथे दिन का एक्सपेंडिचर निकल कर आएगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो इन अ रेस एवरेज स्पीड ऑफ टोटल 75 बाइक्स इज 35 किलोमीटर पर आवर्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई रेस हो रहा है, वहाँ पर कि जो बाइक है अलग अलग कलर की, यानी ग्रीन कलर और रेड कलर की कोई बाइक्स है, जिसमें 75 बाइक्स है टोटल नंबर्स में, जिसकी जो एवरेज स्पीड दिया गया है वो 35 किलोमीटर पर आवर्स दिया गया है। रेड कलर की जो स्पीड है वो 55 किलोमीटर पर आवर है और ग्रीन के लिए 30 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रीन कलर वाले बाइक्स का नंबर कितना होगा। तो यहाँ पर हम इसको एलिगेशन मेथड से अगर निकालने की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो एवरेज स्पीड दोनों का दिया गया है 35 किलोमीटर पर आवर्स दिया गया है, रेड के लिए 55 है और ग्रीन के लिए हमारा 30 दिया गया है। तो यहाँ पर हम सब्सट्रैक्ट जब करेंगे अगर, तो यहाँ पर हमारा 5 निकल कर आएगा, यहाँ पर 20 निकल कर आएगा, तो 1:4 के रेशियो में निकल कर आएगा। 55 हमारा रेड के लिए था और 30 जो था वह ग्रीन के लिए था, यानी हमारा एक रेशियो में डिवाइड होगा वो हमारा रेड के लिए होगा और 4th रेशियो में हमारा ग्रीन के लिए डिवाइड होगा। टोटल हमारा बाइक्स है 75 से 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 15 है। तो ग्रीन के लिए 4 यूनिट के लिए हमको निकालना है, तो 15 इंटू 4 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा जो निकल कर आएगा वह 60 की संख्या में आ जाएगा, यानी जो ग्रीन बाइक्स के नंबर्स है वो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, हु वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर हु रिजाइन ड्यू टू अ रेल एक्सीडेंट। ट्रेन एक्सीडेंट के कारण इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री का कौन थे, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो पहले जो रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जो 1951 से लेकर 1956 के बीच रहे थे, तो उनके दौरान जब रेल एक्सीडेंट हुआ था तो उस दौरान वो सबसे पहले रेल मंत्री थे जो अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। तो यहाँ पर सही उत्तर की अगर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड, यानी रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज की अगर बात करें, यह इसका पुराना नाम था। नए नाम की अगर बात करें तो इसका नया नाम जो है वो कन्वर्ट करके अब
नायर कर दिया गया है, यानी नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे कर दिया गया है, जिसका मुख्यालय की अगर बात करें तो बड़ोदरा गुजरात के अंतर्गत इसका मुख्यालय है। अगर बात करें यहाँ पर हम तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बड़ोदरा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो इन बीच ऑफ फ्लोइंग सिटीज आर लोकेटेड 3 जोनल हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे के 3 क्षेत्रीय मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सा ऐसा शहर है, सिटीज है जहाँ पर इंडियन रेलवे का 3 जोनल हेडक्वार्टर स्थित है। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता के अंतर्गत हमारा साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे और जो कोलकाता मेट्रो है, ये तीनों का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता के अंतर्गत स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर बीच ऑफ फ्लोइंग द ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन एट ऑफ द इंडियन रेलवे, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी मंडल है। तो पूर्वी मंडल यहाँ पर ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन पूछा जा रहा है इंडियन रेलवे के केस में। तो इसमें हमारा नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जो है तिनसुकिया डिवीजन, जो कि सबसे पूर्वी मंडल स्थित है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, तिनसुकिया डिवीजन, जो कि NFR रेलवे के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर हम तो ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन कश्मीर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है, यानी वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन कश्मीर। तो यहाँ पर बात करें तो रिवर का नाम पूछा जा रहा है, कौन से रिवर पर बनाए जा रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह चिनाब रिवर पर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं बात करें जो ब्रिज बनाए जा रहे हैं उस ब्रिज का जो हाइट है वो 359 मीटर्स, या आप इसको अगर फिट में अगर बात करें तो 1178 फीट इसकी हाइट है, जो कि चिनाब नदी पर कश्मीर के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो इन बीच सिटी इज द व्हील एंड एक्सल प्लांट ऑफ द इंडियन रेलवे लोकेटेड, यानी भारतीय रेल का व्हील एवं एक्सल प्लांट किस शहर में स्थित है। जो व्हील एंड एक्सल प्लांट है इसका नया नाम जो कन्वर्ट करके रेल व्हील फैक्ट्री कर दिया गया, यानी RWF, जिसका अगर बात करें कहाँ लोकेटेड है तो यह यलहंका बेंगलोर कर्नाटका के अंतर्गत स्थित है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, बेंगलोर। नेक्स्ट प्रश्न है द मैत्री एक्सप्रेस कनेक्ट इंडिया विद द बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी मैत्री एक्सप्रेस भारत को निम्नलिखित में से किस देश के साथ जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ इसका कनेक्शन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर इन बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द मेन लैंग्वेज इज खासी, यहाँ पर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की मुख्य भाषा खासी है। तो खासी की अगर बात करें तो जो मेन लैंग्वेज है वो मेघालय स्टेट का है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन व्हाट स्टेट इज एलिफेंट फॉल्स लोकेटेड, यानी एलिफेंट फॉल्स जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो वह मेघालय स्टेट के अंतर्गत स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर का सबसे जो वीकेस्ट लिंक होता है, सबसे कमजोर कड़ी वो कौन सा है। तो नकल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर का प्रयोग LHP कोचेज के अंतर्गत किया जाता है, जिसका पर्पस है एंटी क्लाइपिंग फीचर्स के साथ यह यूज में आता है, जो दुर्घटना के समय एक कोच दूसरे कोच के ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो हाई स्पीड ICF कोच कंडमिंग फ्लैंज थिकनेस इज, यानी जो हाई स्पीड ICF के केस में पूछा जा रहा है कि जो कंडमिंग फ्लैंज की मोटाई होगा हाई स्पीड के लिए वो कितना होगा। तो अगर बात करें हम ICF कोच के लिए, तो न्यू कंडीशन में फ्लैंज थिकनेस जो होता है वह 18.5 mm होता है। जब यह रिड्यूस होकर 22 mm पर आता है तो हम हाई स्पीड तक अलाउ करते हैं, 22 mm तक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब यह घटकर 16 mm तक आता है, 22 mm से जैसे ही इसका फ्लैंज थिकनेस कमता है तब इसे अदर सुपर फास्ट वाले जो कोचेज है नॉर्मल पैसेंजर वाले उसमें अलाउ करते हैं फ्लैंज थिकनेस को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो व्हेन ब्रेक इज मैन्युअली रिलीज बाय QRV यानी क्विक रिलीज वाल्व विच प्रेशर विल बी वेंट आउट, यानी जब QRV द्वारा ब्रेक को मैनुअल रूप से रिलीज किया जाता है तो कौन सा प्रेशर बाहर निकलता है। जब भी हम QRV की मदद से मैनुअल रिलीज करेंगे तो हमारा जो कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर है वो बाहर निकलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाल्व इन DV कंट्रोल चार्जिंग ऑफ CR, निम्नलिखित में से कौन सा वाल्व CR की चार्जिंग को नियंत्रित करता है DV के अंतर्गत। तो DV के अंतर्गत अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग वाल्व लगे होते हैं, जिसमें हमारा जो CR की चार्जिंग की अगर बात करें तो इसका कंट्रोल कट ऑफ वाल्व के पास होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर लिमिटिंग वाल्व का काम होता है कि जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर से ब्रेक सिलेंडर के बीच जो प्रेशर जाता है उसको मैक्सिमम 3.8 से ज़्यादा ना भेजे, जबकि क्विक रिलीज वाल्व का काम होता है क्विक रिलीज होने पर गाड़ी को रिलीज करे। मेन वाल्व का काम होता है हमारा कि जब भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है लोको पायलट द्वारा जो प्रेशर गिराए जाते हैं तो उस दौरान हमारा जो ER का कनेक्शन है ब्रेक सिलेंडर के से करता है, यह मेन वाल्व का काम होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था चार्जिंग ऑफ CR के लिए, तो यह कट ऑफ वाल्व के जरिए CR की चार्जिंग किया जाता है DV के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ SAB, यानी स्लैक लेस्ड बैरल की अगर बात करें इसकी वर्क की कार्य का, तो इसका कार्य होता है कि जो ब्रेक एडजस्टमेंट होता है, यानी टू डेवलप ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो गैप होता है ब्रेक ब्लॉक और व्हील थ्रेड के बीच उसको ऑटोमेटिक रूप से एडजस्ट करने का काम होता है, वह इससे भी खुद करता है। और जब अगर बात करें रिलीज करने की बात हो ब्रेक की, तो उस कंडीशन में जब हम SAB को एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में अगर घुमाएंगे तो हमारा ब्रेक रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, द ट्रबल शूटिंग फॉर ट्विन पाइप सिस्टम इज, यानी ट्विन पाइप प्रणाली में जो ट्रबल शूटिंग होता है उस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो ट्विन पाइप के केस में हमें आइसोलेट करना चाहिए ER को, DV को और रिलीज ब्रेक करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट टाइप ऑफ रोलर बियरिंग यूज्ड इन BLC वैगन, यानी BLC वैगन में किस प्रकार के रोलर बियरिंग का उपयोग किया जाता है। तो BLC वैगन में CTRB यानी कार्टेज टैपर रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो इंटरवल ऑफ ROH यानी रूटीन ओवरहॉलिंग इन BTPN टैंक वैगन, यानी कोई भी जो वैगन होते हैं मालगाड़ी टैंक वैगन उसके अलग अलग समय अवधि के पर हमें उसे पीरियोडिक ओवरहॉलिंग और रूटीन ओवरहॉलिंग की रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न जो पूछा गया और रूटीन ओवरहॉलिंग के बारे में पूछा गया है BTPN टैंक वैगन के, जो कि 18 मंथ के अंतराल पर इसका ROH किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न है, एक्सल लोड ऑफ बीटीपीएन टैंक वैगन, यानी बीटीपीएन टैंक वैगन का एक्सल लोड कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20.32 टन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द प्राइमरी लॉक क्लियरेंस ऑफ बॉबारेन वैगन, यानी जो बॉबारेन डोर के लिए जो क्लियरेंस रखा जाता है, प्राइमरी लॉक क्लियरेंस और सेकेंडरी लॉक क्लियरेंस होता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है प्राइमरी लॉक क्लियरेंस से रिलेटेड कि कितना होता है, तो वो होता है 5 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, द होज पाइप आर कनेक्टेड टू ईच अदर विथ द हेल्प ऑफ, यानी जो होज पाइप होता है वो एक दूसरे से किसके मदद से कपल होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनिवर्सल कपलिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ स्टील आर यूज्ड इन साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट ऑफ कैसना बोगी, यानी कैसना बोगी के साइड फ्रेम कॉलम घर्षण प्लेटों में किस प्रकार के स्टील का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिको मैग्नीज स्टील, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड बुलस्टर इन कैस्टनप 22HS, यानी कैस्टनप 22HS में साइड फ्रेम और बुलस्टर के बीच जो नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस है वो कितना होता है? तो यहाँ पर अगर बात करें हम कैस्टनप 22HS के केस में यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, साइड फ्रेम और बुलस्टर के लिए जो लेटरल क्लियरेंस होता है नॉमिनल वो होता है 25 mm। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ ब्रेक ब्लॉक ऑफ बॉक्सन वैगन, यानी बॉक्सन वैगन जो होते हैं उसके में जो ब्रेक ब्लॉक प्रयोग किए जाते हैं एल टाइप जो कन्वेंशनल टाइप के लिए, तो वहाँ पर इसका जो न्यू स्टैंडर्ड थिकनेस होता है वो 58 mm का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन केस एयर ब्रेक सीसी रैक आर यूज्ड एज मिनी रैक, क्लोज सर्किट पैटर्न विल बी फॉलोड विथ बीपीसी बीइंग वैलिड फॉर, यदि एयर ब्रेक सीसी रैक यानी क्लोज सर्किट रैक को मिनी रैक के तौर पर यूज किया जाता है तो बीपीसी के लिए मान होने के साथ जो क्लोज सर्किट का पैटर्न का पालन किया जाएगा वो कितने दिनों और कितने किलोमीटर के लिए होगा वो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। जब भी क्लोज सर्किट रैक अगर मिनी रैक के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसकी अगर बात करें हम तो वह 4500 किलोमीटर या 20 डेज के लिए वैलिडिटी के लिए यूज किया जाता है, यानी जो भी पहले हो उस केस में इसका वैलिडिटी पीरियड होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम तो पीओएच यानी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग पीरियोडिसिटी डीवी ऑफ वैगन इज डन, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होते हैं वैगन के अंतर्गत उसका पीओएच अवधि कितना होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो पीओएच आमतौर पर 6 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। जब वो पीओएच के लिए जाता है गाड़ी तब उसका डीवी का भी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किया जाता है, या 5 लाख किलोमीटर्स अगर हो जाए उस बेसिस पर किया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इफ डीबी इज हैविंग लीकेज, यदि डीबी में रिसाव हो रहा हो तो उस केस में हम डीबी को आइसोलेट कर देंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ वैगन, यानी मालगाड़ियों के अंतर्गत जो एयर ब्रेक सिस्टम में प्रयोग होने वाले नॉन रिटर्न वाल्व यानी एनआरवी जो प्रयोग किए जाते हैं एफपी लाइन में एआर से पहले, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि जो प्रेशर जो है वह एफपी से एआर की तरफ भेजेगा, लेकिन रिटर्न जब अगर वो आता है तो उसे प्रिवेंट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू प्रिवेंट फॉलो ऑफ एयर फ्रॉम एआर टू एफपी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न है, आफ्टर आइसोलेटिंग डीबी ऑफ ए वैगन हैंडल शुड बी। जब वैगन को आइसोलेट ऑलरेडी कर दिया जाता है तो बाद में जो हैंडल है उसको टाइटन विथ वायर यानी वायर से टाइट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखें कि जो हैंडल जो हॉरिजॉन्टल की बात किया जा रहा है वह पहले के बात है। जब वो पहले ही आइसोलेट कर दिया गया हो तो हैंडल को हम सिर्फ टाइटन विथ वायर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिलीजिंग ब्रेक बाइंडिंग इन कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ वैगन इज टू। यानी वैगन के जो कन्वेंशनल टाइप ब्रेक सिस्टम में ब्रेक बाइंडिंग को रिलीज करने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो क्या होगा। तो पहला स्टेप होता है कि हम डीबी को आइसोलेट करेंगे और मैन्युअली रिलीज करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगर रिलीज नहीं होता है तो आगे का स्टेप हम करेंगे, ब्रेक सिलेंडर करेंगे, इन पुल डट का जो काफ़ी सारे स्टेप्स है इसके बाद इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमसे फर्स्ट स्टेप पूछा गया था तो फर्स्ट स्टेप हमें डीबी को आइसोलेट किया जाता है, मैनुअल रिलीज किया जाता है। इसके बाद देखा जाता है गाड़ी रिलीज हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टू अनकपल बीपी और एफपी एयर हॉज इट इज एसेंशियल टू। यानी बीपी या फीड पाइप को अनकपल करने से पहले क्या आवश्यक होता है। तो अनकपल करने से पहले यह एसेंशियल होता है कि दोनों जो एंगल कॉक है एडिसेंट के उसको क्लोज कर दिया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ब्रेक सिलेंडर वेंट प्लग इन वैगन इज यूज्ड फॉर। यानी जो ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत जो वेंट प्लग होता है उसका काम होता है जो हमें ब्रेक रिलीज करने में यूज आता है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर नॉर्मली हमें ब्रेक रिलीज नहीं होता है तो हम ब्रेक सिलेंडर का जो प्लग होता है उससे हम लूज करके हम उसका प्रेशर को बाहर करते हैं और रिलीज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट शैल बी द फंक्शन ऑफ चेक वाल्व ऑफ C3 टाइप डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑफ वैगन। यानी जो वैगन के C3W टाइप डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के जो चेक वाल्व का कार्य क्या होता है। तो चेक वाल्व का कार्य होता है CAR की चार्जिंग करना, यानी ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो लगे होते हैं उसको चार्जिंग करना का काम होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे चार्जिंग ऑफ CR के लिए पूछा जाए तो कट ऑफ वाल्व का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ CR पूछा गया है तो कंट्रोल रिजर्वायर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द पोजीशन ऑफ कट ऑफ एंगल कॉक हैंडल वाइल ओपन इज। जब खुली स्थिति में एंगल कॉक हो तो उसका पोजीशन क्या होगा। तो पैरेलल टू पाइप होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बीपी एंड एफपी एयर हॉज पाइप कैन बी फिटेड टू कट अप एंगल कॉक बाई। यानी जो हमारा बीपी और एफपी एंगल कॉक के जो एयर हॉज पाइप होते हैं वो कट अप एंगल कॉक के साथ जो हमारा नट लगे होते हैं उसके साथ हमें इससे टाइट किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द कंट्रोल रिजर्वायर इन वैगन इज माउंटेड ऑन द अदर फेस ऑफ। यानी वैगन की कंट्रोल रिजर्वायर किसके दूसरे फेस के साथ कनेक्ट होता है। तो कॉमन पाइप ब्रैकेट के जरिए यह कनेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ वैगन। यानी मालगाड़ियों के अंतर्गत एयर ब्रेक सिस्टम के कंट्रोल रिजर्वायर का कार्य क्या होता है। तो जो वैगन की अगर बात करें हम कंट्रोल रिजर्वायर के फंक्शन की, तो यह जब भी लोको पायलट द्वारा बीपी पाइप से प्रेशर को ड्रॉप किया जाता है तो वहाँ पर हमें CR द्वारा सेंस किया जाता है। और सेंस करने के बाद हमारा जो मेन वाल्व होता है उसके जो चौक होते हैं उसको एक्टिवेट करने पर हमारा जो प्रेशर है ऑक्सिलरी रिजर्वायर से हमारा ब्रेक सिलेंडर की तरफ मूवमेंट करने लगता है।
तो यहाँ पर जो इसका कार्य होगा वो कंट्रोल द डीबी मेन वाल्व होगा, यानी मेन वाल्व जो होता है डीबी का उसको कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन ऑफ SWTR, यानी SWTR का क्या समझते हैं? तो सिंगल वैगन टेस्ट ट्रिक होता है, और यह जब भी वैगन POH या ROH के लिए जाता है तो उस दौरान इसको सिंगल बाय सिंगल वैगन के टेस्टिंग करने के लिए SWTR यानी सिंगल वैगन टेस्ट ट्रिक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन अ वैगन हैंड ब्रेक इज व्हेन, यानी वैगन में हैंड ब्रेक का प्रयोग तब किया जाता है जब वह यार्ड में खड़ा हुआ, यानी स्टैंडिंग इन यार्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ द एक्सेल, यानी एक्सेल का एकीकृत भाग क्या है? तो जर्नल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन डीबी इज वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ डीबी हैंडल इज, जब डीबी कार्यशील स्थिति में हो तो डीबी का हैंडल वर्टिकल होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जब भी अगर वर्किंग कंडीशन में हो डीबी तो इसका हैंडल वर्टिकल कंडीशन में होगा। जब डीबी आइसोलेट कंडीशन में हो तो इसका हैंडल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा। इसका आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है वर्किंग कंडीशन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो वर्टिकल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट टाइप ऑफ कट ऑफ एंगल कॉक फिटेड इन गुड्स स्टॉक, यानी मालगाड़ियों के अंतर्गत जो कट ऑफ एंगल कॉक लगे होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? तो वो बॉल टाइप का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द एम्प्टी पिस्टन स्टॉक ऑफ बॉबर और बोबारन वैगन, यानी बॉबर और बोबारन वैगन की खाली स्थिति में पिस्टन स्टॉक पूछा जा रहा है। तो एम्प्टी कंडीशन में अगर बात करें पिस्टन स्टॉक की तो वह 100 प्लस माइनस 10 mm होता है। वहीं अगर बात करें आपसे लोडेड स्थिति में पूछा जाए तो 110 प्लस माइनस 10 mm होगा। यहाँ पर एम्प्टी कंडीशन के हिसाब से पूछे जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी 100 प्लस माइनस 10 mm इसका पिस्टन स्ट्रोक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द इनरूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ गुड्स ट्रेन शुड बी, यानी मालगाड़ियों का इनरूट में ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होना चाहिए। चूँकि यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया है कि रेक कौन सा है, इंटेंसिव है, प्रीमियम है, स्पेशल प्रीमियम है या क्लोज सर्किट रेक है। तो अगर बात करें नॉर्मली हम, तो इंटेंसिव के केस में हमारा जो इनरूट में मिनिमम होना चाहिए वो 75% होता है। वहीं अगर बात करें क्लोज सर्किट के केस में तो मिनिमम जो होता है वो इनरूट में 90% होना चाहिए सीसी रैक के केस में, और इंटेंसिव के केस में हमें 75% होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप ऑप्शन में बताएं कि कौन सा सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ ब्रेक ब्लॉक इज नॉट रिलीजिंग विच पिन इज रिमूव टू रिलीज द ब्रेक इन वैगन, यानी जब भी यदि ब्रेक ब्लॉक रिलीज नहीं हो पा रहा हो तो वैगन में ब्रेक रिलीज करने के लिए कौन से पिन को हम रिमूव करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा वो पुल डट पिन को हम रिमूव करेंगे, जिससे हमारा ब्रेक रिलीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डट कलेक्टर इन वैगन, यानी वैगन में डट कलेक्टर का कार्य होता है हवा को साफ करना, यानी क्लीन एयर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रड हेड एंड द बैरल ऑफ एसएबी इन वैगन इज नेम्ड एज, यानी वैगन में कंट्रोल रड हेड और एसएबी के बैरल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो जो हमारा एसएबी होता है और यहाँ पर हमें कंट्रोल रड का हेड होता है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम ए डायमेंशन के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर जो हमारा ग्रुप बना रहता है तो उसे हम ई डायमेंशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे गए थे कि डिस्टेंस बिटवीन कंट्रोल रड हेड और एसएबी बैरल
की जो डिस्टेंस है वो ए डायमेंशन के तौर पर जाना जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन वन बॉक्सन वैगन टोटल नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स आर, यानी एक बॉक्सन वैगन में कुल ब्रेक ब्लॉक के नंबर्स पूछे गए हैं। तो अगर बात करें हम कि एक एक्सल पर 2 ब्रेक ब्लॉक होते हैं, तो इस प्रकार टोटल 4 एक्सल्स है, तो टोटल 8 ब्रेक ब्लॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द व्हील गेज मेजर्स, यानी व्हील गेज मापता है द डिस्टेंस बिटवीन फ्लेंजेज ऑफ 2 व्हील्स ऑन द सेम एक्सल, यानी सेम एक्सल के 2 व्हील्स के जो फ्लेंजेज होते हैं वहाँ के बीच के डिस्टेंस को यह मेजर करता है। और यह जो होता है व्हील गेज वह 1600 + 2 - 1 mm के रेंज में होता है। अगर मैक्सिमम पूछा जाता है 1602 और मिनिमम के केस में यह 1599 mm तक होता है व्हील गेज। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द कंडमिंग लिमिट डायमीटर ऑफ बीटीपीएन व्हील इज, जो बीटीपीएन वैगन में जो व्हील का प्रयोग किया जाता है तो उसमें जो चक्के का कंडमिंग डायमीटर होता है वो कितना होगा। तो न्यू कंडीशन में अगर बात करें हम बीटीपीएन के केस में तो यह 1000 mm की इसका डाया होता है, व्हील डाया। वहीं कंडमिंग के केस में यह 906 mm पर हम सर्विस से हटा देते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 906 mm। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन, यानी व्हील गेज को मापा जाना चाहिए ऑफ लोड कंडीशन में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ व्हील ऑन ट्रेड ऑन बॉक्सन वैगन, यानी बॉक्सन वैगन में जो पहिए का मानक ट्रेड व्यास होता है, तो स्टैंडर्ड डायमीटर की अगर बात करें बॉक्सन वैगन के लिए तो वह 1000 mm के होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हाउ मेनी मेंटेनेंस शेड्यूल्स आर जनरली डन इन प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो, यानी प्राथमिक मेंटेनेंस डिपो में आमतौर पर कितने मेंटेनेंस शेड्यूल किए जाते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली अगर बात करें जनरली प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो की जो कि यहाँ पर किए जाते हैं, तो उस केस में अगर बात करें हम तो 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द यो डैम्पर विल बी डिफेक्टिव इफ, यानी यो डैम्पर खराब होगा यदि उसे आई होल ब्रॉक्स को नहीं चेक किया जाए सही पूर्वक, या उसके जो बोल्ट होते हैं वह मिसिंग या टूटा हुआ हो, या जो डैम्पर है वह डैमेज हो रखा हो, या कहीं से लीकेज वगैरह हो, तो उस केस में जो ईयर डैम्पर है वो डिफेक्टिव रूप में कहलाएगा। तो यहाँ पर ऑल एबव इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इफ द ब्रेक पैड्स आर बियरिंग आउट इन टेपर कंडीशन द करेक्ट एक्शन विल बी, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि ब्रेक पैड टेपर स्थिति में खराब हो रहे हो तो इसका क्या कार्रवाई किया जाना चाहिए। तो इस केस में हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर नॉन ऑफ दीज इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड जैमिंग ऑफ ब्रेक कैलिपर, यानी ब्रेक कैलिपर को जाम होने से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ब्रेक कैलिपर को जाम होने के केस में हम करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा जो मिडल पिन है उसको क्लीन और लुब्रिकेट करेंगे टाइम पर। सेकेंड, हमारा जो ब्रेक शो है उसको लुब्रिकेट और क्लीन करते रहेंगे अलग अलग इंटरवल पर। और साथ ही साथ हमारा जो उसके नट है स्लैक एग्जिस्टर नट, उसको समय अंतराल पर उसको रोटेट करते रहेंगे। तो यहाँ इससे हमारा जो ब्रेक कैलिपर जाम होने की समस्या है वो उससे हम बचा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द डंप वाल्व इन एलएचबी कोच वर्क ओनली ड्यूरिंग, यानी डंप वाल्व एलएचबी कोच के अंतर्गत काम कब करता है। काम तब करता है, सबसे पहले आप जानेंगे कि डंप वाल्व जो होता है वह WSP का पार्ट्स होता है, यानी व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन, यानी व्हील को स्किड या स्लाइड होने से बचाने का काम करता है। और यह तब होता है जब हमारा स्पीड सेंसर और माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा जो सिग्नल भेजे जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स को कि व्हील कौन सा एक्सल हमारा
किस गति से रोटेट कर रहा है, उस कंडीशन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल भेजता है डंप वाल्व को और ब्रेक को अप्लाई या रिलीज करने का काम करवाता है ब्रेक सिलेंडर से। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा डिफरेंस इन स्पीड ऑफ व्हील, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस टू प्रोवाइड सेंसर ऑन वाटर टैंक इन एलएचबी कोच। यानी एलएचबी कोच में पानी की टंकी पर सेंसर लगाने का उद्देश्य होता है कि टू प्रोवाइड सिग्नल टू पंप कंट्रोल, यानी पंप कंट्रोल को जो सिग्नल होता है उसको प्रोवाइड करवाने का काम करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द गैंगवे ब्रिज माउंटिंग इन एलएचबी कोच प्रोवाइड फॉर, यानी एलएचबी कोच में गैंगवे ब्रिज माउंटिंग के लिए प्रावधान किया गया और किस लिए किया गया है, तो यह है टू प्रोवाइड अ ब्रिज बिटवीन टू कोचेज, यानी दो कोचों के बीच के जो ब्रिज है उसको प्रोवाइड करवाने का काम करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस टू प्रोवाइड प्राइमरी डैम्पर इन एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोचेज में प्राइमरी डैम्पर उपलब्ध कराने का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य होता है कि टू इम्प्रूव प्राइमरी सस्पेंशन, यानी प्राइमरी सस्पेंशन में सुधार लाने के लिए हमें इसका प्रयोग किया जाता है प्राइमरी डैम्पर का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार इज, एंटी रोल बार का क्या कार्य है या मुख्य कार्य है, तो एंटी रोल बार का कार्य होता है कि टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच, यानी कोच की रोलिंग एक्शन को रोकने का काम करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, द मेंटेनेंस डन ऑन पिट लाइन इज, यानी पिट लाइन पर किए जाने वाला मेंटेनेंस कौन सा है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेंटेनेंस दोनों मेंटेनेंस आमतौर पर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी एबव ओनली, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी एंड ए आर, यानी डी एंड ए आर का फुल फॉर्म है डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स, यानी अनुशासन एवं अपील नियम, जो कि 1968 के अंतर्गत लाया गया था। कर्मचारी के अलग अलग नियम के अनुसार उसके कार्रवाई किया जा सके अगर वो सही पूर्वक काम ना कर रहा हो, इसके लिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बीच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज नॉट ऑफ माइनर पेनाल्टी, निम्नलिखित में से कौन सा जो माइनर पेनाल्टी यानी छोटी शास्ति नहीं है, तो यहाँ पर अगर बात करें हम सेंस्योर, विदहोल्डिंग प्रमोशन फॉर स्पेसिफिक पीरियड, विदहोल्डिंग ऑफ पास पीटीओ, ये सारे जो तीनों हैं वो माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आता है। लेकिन रिमूवल फ्रॉम सर्विस, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस या कंपलसरी रिटायरमेंट जो होता है, ये सारे जो होता है वो मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत आता है। इसलिए यह मेजर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो कि माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत नहीं आता है। यह आता है मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत, यानी बड़ी शास्ति के अंतर्गत, और इसके लिए कैंडिडेट को या कर्मचारी को इसे 5 इशू किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सर्विस यानी मिनिमम इज रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेज, यानी सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारी कम्प्लीमेंट्री पास के लिए सेवा न्यूनतम आवश्यक होता है। अगर कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अगर पीआरसीपी यानी पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास चाहता हो तो उसके लिए मिनिमम सर्विस जो रखा गया है वो 20 ईयर्स का रखा गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आफ्टर 20 ईयर्स के सर्विस के बाद अगर ग्रुप ए और बी का एम्प्लॉयज होगा, ऑफिसर्स होगा, तो उसको 3 सेट पास पीआरसीपी पर ईयर दिया जाएगा। वहीं अगर ग्रुप सी एंड डी का कर्मचारी होगा तो उसे 2 सेट पर ईयर के तौर पर दिया जाएगा आफ्टर 20 ईयर्स के रिटायरमेंट के बाद पीआरसीपी के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, द फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन एसी एलएचबी कोच इज, यानी एसी एलएचबी कोचों में प्रयुक्त अग्निशामक कौन सा है, तो एलएचबी कोचेज के अंतर्गत डीसीपी टाइप का प्रयोग किया जाता है, यानी ड्राई केमिकल पाउडर, जिसका काम होता है वो इलेक्ट्रिकल
या जितने भी हमारा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी टाइप जितनी प्रकार के टाइप्स आपके होते हैं उसको बुझाने में सक्षम होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं कि थिकनेस ऑफ सोल बार ऑफ एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोचेज के जो सोल बार का थिकनेस होता है वो कितना होता है। तो थिकनेस की अगर बात करें यहाँ पर, तो ये 6 mm की इसका थिकनेस होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें कि ये बना किस चीज़ का होता है सोल बार, तो सोल बार बना होता है IRSM 41 का, जिसे हम कॉटन स्टील के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, अप्रॉक्स राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोचेज का राइडिंग इंडेक्स लगभग कितना होता है। तो राइडिंग इंडेक्स की अगर बात करें, जो कि पैसेंजर की कंफर्टनेस को इंडिकेट करता है, इसका राइडिंग इंडेक्स 2.5 होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ व्हील फ्लैंज इन एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोचों में व्हील फ्लैंज का मोटाई कितना होता है, थिकनेस कितना होता है। तो यहाँ पर बात करें हम एलएचबी कोचेज के व्हील फ्लैंज के थिकनेस की, तो वह होता है 29.4 mm न्यू कंडीशन में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कोई भी इस प्रकार का कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ मेनी शॉक एब्जर्वर्स आर यूज्ड इन एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोचेज में कितने शॉक एब्जर्वर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम कि जो प्रत्येक ट्रॉली के हिसाब से अगर बात करें, तो प्राइमरी सस्पेंशन के लिए प्राइमरी डैम्पर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक चक्के पर एक एक डैम्पर होते हैं, तब पर ट्रॉली हमारा 4 की संख्या में हो जाएगा। सेकेंडरी डैम्पर की अगर बात करें, तो प्रत्येक सेकेंडरी स्प्रिंग एयर स्प्रिंग के पास लगा होता है, तो यहाँ पर हमें 2 की संख्या में पर ट्रॉली होगा। वहीं अगर बात करें यो डैम्पर, वो भी पर ट्रॉली 2 की संख्या में लगे होते हैं, जिसका काम होता है बॉडी और बोगी के बीच के जर्क को एब्जॉर्व करना होता है, दोनों के बीच कनेक्ट होता है। वहीं लेटरल डैम्पर की अगर बात करें, तो यह लेटरल मूवमेंट को बचाता है। तो यहाँ पर इसका अगर बात करें, तो 1 की संख्या में पर ट्रॉली लगा होता है। तो इसका टोटल जब ऐड करेंगे तो 0.9 पर ट्रॉली के हिसाब से इसका नंबर्स निकल कर आएगा। और अगर बात करें कि टोटल नंबर्स की, इसका शॉक ऑब्जर्वर्स की पर कोचेज के हिसाब से, तो पर ट्रॉली 2 ट्रॉली लगे होते कोचेज में, तो टोटल जो नंबर निकल कर आएगा वो 18 की संख्या में आएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, 18 की संख्या में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, PEAST प्रोवाइड्स इन एलएचबी कैन बी रीसेट, एलएचबी कोच में दिए गए PEAST यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस को रीसेट किया जा सकता है जहां से इसको चैन पुलिंग किया गया हो, यानी फ्रॉम द पॉइंट वेयर चैन पुलिड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट आर द मेन एडवांटेज टू एडॉप्ट डिस्क ब्रेक सिस्टम ऑन एलएचबी कोचेज, एलएचबी कोचेज में डिस्क ब्रेक सिस्टम को एडॉप्ट करने का जो मेन पर्पस था वो क्या है, क्या प्रॉफिट है। तो सबसे पहला प्रॉफिट है कि जो हमारा व्हील के ऊपर जो वियर या घिसाव आते थे वो उसको मिनिमाइज किया गया है, जो कि ब्रेक ब्लॉक से हमें घिस जाते थे। सेकेंड, इसका जो मेन हमारा प्रॉफिट हुआ है कि जो व्हील्स कम घिसने या टीयर होने से हमारा जो व्हील का ओवरऑल जो लाइफ है वो इंक्रीज हो गए हैं। थर्ड है कि जो हमारा डिस्क ब्रेक आने से हमारा जो ब्रेकिंग जो डिस्टेंस है वो काफ़ी हद तक ओल्ड सिस्टम के मुकाबले बढ़ा है, तो ये भी हमारे एडवांटेज के तौर पर लिया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड ऑन, जो ब्रेक कैलिपर यूनिट जो होता है वो कहाँ पर लगा होता है। तो यहाँ पर बात करें हम कि ये हमारा साइड फ्रेम होता है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका क्रॉस बीम होता है। यहाँ पर हमारा प्रत्येक डिस्क ब्रेक के लिए हमारा ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड होता है, यानी ये इसको हम क्रॉस बीम बोलते हैं।
बोगी क्रॉस बीम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जो गैप गेज टेस्ट इज परफॉर्म्ड व्हेन नकल इज, यानी जो गो और नो गेज जो हम यूज करते हैं जॉ के लिए गेज को टेस्ट करने के लिए, तो उस कंडीशन में नकल का पोजीशन होना चाहिए क्लोज पोजीशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोज पोजीशन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो इन बीच एमोंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया आर लोकेटेड ऑन द नामचिक नामपुक कोल फील्ड्स, यानी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नामचिक और नामपुक कोयला क्षेत्र स्थित है। तो कोयला क्षेत्र की अगर बात करें तो यह जो नामचिक और नामपुक कोयल फील्ड्स है वो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट जो प्रश्न है, विच अमोंग द फ्लोइंग वाज स्टील प्लांट ऑफ इंडिया इज समटाइम्स कॉल्ड इंडिया फर्स्ट स्वदेशी स्टील प्लांट्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का इस्पात संयंत्र जिसे कभी कभी भारत का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के तौर पर कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोकारो स्टील प्लांट जो है ऑप्शन नंबर डी, जिसे आमतौर पर कभी कभी इंडिया का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट के तौर पर पुकारा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, गोविंद बल्लभ सागर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी गोविंद बल्लभ सागर जो डैम्स है जिसे रिहांड डैम्स के नाम से हम जानते हैं, यह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्थित है और यह रिहांद रिवर पर बनाए गए हैं जो कि जो ट्रिब्यूटरी रिवर है सोन रिवर्स की। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द मैक्सिमम सर्विस स्पीड ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, यानी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जो अधिकतम सर्विस स्पीड है वो कितना है। तो मैक्सिमम सर्विस स्पीड की अगर बात करें तो 160 किलोमीटर पर आवर से, यानी 160 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरिज एडमिनिस्ट्रेटिव, निरीक्षण गाड़ी प्रशासनिक का परिवहन कोड कौन सा होता है। तो इंस्पेक्शन कैरिज के लिए RA का ट्रांसपोर्टेशन कोड प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच पार्ट इज नॉट यूज्ड इन ICF ट्रॉली, यानी ICF ट्रॉली में किस भाग का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ICF ट्रॉली की अगर बात करें तो डैशबोर्ड यूज किए जाते हैं, साइड बेयर यूज किए जाते हैं और शॉक एब्जॉर्बर यूज किए जाते हैं, लेकिन ड्रैग लिंक ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो ICF कोच के अंतर्गत यूज किया जाए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रू, यानी कोच में लोड ट्रांसमिशन जो होता है वो साइड बेयर के माध्यम से होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टिंग UST टेस्ट, UST परीक्षण किस दोष का पता लगाता है। तो यह इंटरनल क्रैक जो होते हैं एक्सल के ऊपर उसको डिटेक्ट करता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट यानी UST के माध्यम से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एट व्हाट इंटरवल द शेड्यूल सी एग्जामिनेशंस ऑफ अ ब्रॉड गेज कोच, यहाँ पर ICF कोच की एक केस में यह बात किया जा रहा है कि जो ब्रॉड गेज कोच की जो सी शेड्यूल एग्जामिनेशन होता है वो कितने अंतराल पर कराए जाते हैं। अभी वर्तमान में इसको यूज में पर्पस में नहीं है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम के अंतर्गत पूछ लिए गए हैं। तो यह 6 मंथ ±7 डेज के अंतराल पर किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनिपुलेटर, यानी मैनिपुलेटर का उद्देश्य होता है फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय FRP, FRP का फुल फॉर्म होता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर
बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम कोच इज, यानी बोगी में लगे एयर ब्रेक सिस्टम कोच की पहचान होता है कि जो कोच के नियर में हमें ए बी इंडिकेट लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वेयर हैज बीन डिस्ट्रक्शन ट्यूब प्रोवाइडेड इन ICF और RCF कोचेज, यानी ICF और RCF कोच में डिस्ट्रक्शन ट्यूब कहाँ प्रदान किया होता है। तो जो डिस्ट्रक्शन ट्यूब लगे होते हैं वो बिटवीन हेड स्टॉक एवं ऑक्सिलरी हेड स्टॉक जो है उनके बीच लगा होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर इज, यानी बफर के केंद्र से रेल स्तर से जो ऊपर न्यूनतम परमिसिबल बफर हाइट होते हैं वो कितना होगा। तो यहाँ पर मिनिमम परमिसिबल पूछा गया है तो 1030 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं द कंडमिंग थिकनेस ऑफ ड्राफ्ट पैड इन ICF कोचेज, यानी ICF कोचेज में जो ड्राफ्ट पैड लगे होते हैं उसका कंडमिंग थिकनेस पूछा गया है। तो ड्राफ्ट पैड की जो कंडमिंग थिकनेस होता है वो 30 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है द ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन कोच इज, यानी कोच में ड्रॉ एवं बफिंग फोर्स का संचालन होता है किसके माध्यम से। तो यह होता है सेंटर पिवेट के माध्यम से होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रे डायमीटर फॉर पावर कोच इन द सेम ट्रॉली ऑन ब्रॉड गेज, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो ब्रॉड गेज की एक ही ट्रॉली पर पावर कोच में जो व्हील ट्रेड व्यास में उनमें डिफरेंस कितना होता है। तो यहाँ पर परमिसिबल परमिशन वेरिएशन व्हील ट्रेड डायमीटर में पूछा जा रहा है कोचिंग के केस में सेम ट्रॉली पर। तो सेम ट्रॉली कोच के केस में अगर बात करें व्हील डाया डिफरेंस की तो सेम एक्सल के केस में यह 0.5 mm, सेम ट्रॉली की अगर बात करें तो 5 mm और सेम कोच में अगर बात करें तो यह 13 mm का परमिसिबल हम करते हैं व्हील डाया में। यहाँ पर हमसे सेम ट्रॉली में पूछा गया था तो 5 mm ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं द एक्सल लोड ऑफ AC कोचेज, यानी AC कोचेज का जो एक्सल लोड है वो कितना होता है। तो AC कोचेज का एक्सल लोड 16.25 टन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे नॉन AC के लिए पूछा जाता है तो उसका एक्सल लोड 13 टन यानी 13 टन का होता है। नेक्स्ट जो 10 प्रश्न पूछे गए हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज से पूछे गए हैं, जिसमें अगर बात करें हम ऑफिशियल लैंग्वेज के प्रश्न की तो पहले प्रश्न जो है हाउ मेनी राज्यसभा मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जो पार्लियामेंट्री कमेटी होते हैं उसमें टोटल मेंबर जो होते हैं वो 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें जो 20 मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा का और 10 मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। और इसका अध्यक्ष जो होता है वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया और राज्यसभा का मेंबर पूछा गया है तो राज्यसभा के लिए 10 मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, यानी राज्यसभा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवश्यकता कितनी है। यहाँ पर OLIC यानी ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का मीटिंग का पीरियोडिसिटी पूछा गया है तो वह 1 in 3 months पर कराए जाते हैं, यानी 3 महीने में एक बार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है
विच इज द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी केंद्र सरकार के लिए निर्धारित प्राथमिक हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है, यानी प्रारंभिक पूछा जा रहा है, यानी एलिमेंट्री कोर्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, तो वह प्रबोध होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे फाइनल पूछा जाता तो इसका उत्तर प्रयाग होता। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इन विच कोर्स आ कैटेगरी बी एम्प्लॉयज डिफाइंड अंडर हिंदी टीचिंग स्कीम रिक्वायर्ड टू बी ट्रेनेड, यानी हिंदी शिक्षण योजना के तहत परिभाषित श्रेणी बी कर्मचारी को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित करने का आवश्यकता होता है। सबसे पहले ये जान लें कि जो 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए, इसमें कैटेगरी बी टाइप्स की अगर बात करें तो उस एम्प्लॉयज को कैटेगोराइज किए गए हैं जिसका मदर टंग की बात करें मातृभाषा की, तो कैटेगरी बी के लिए जो मदर टंग रखा गया है वो उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पुश्तो, सिंधी और अदर अलाइंड जो लैंग्वेज होता है उस प्रकार के कर्मचारी को कैटेगरी बी वाले एम्प्लॉयज में रखे गए हैं। और इसको जो हिंदी टीचिंग स्कीम के अंतर्गत जो रिक्वायरमेंट होता है वह प्राग कोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लमसम अवार्ड फॉर पासिंग प्रवीण कोर्सेज, यानी प्रवीण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए एक मुश्त पुरस्कार की राशि कितना है। तो लमसम अवार्ड के लिए जो एलिजिबल एम्प्लॉयज होते हैं वो ऑपरेशनल एवं ओपन लाइन स्टाफ जो होते हैं वो अगर हिंदी एग्जामिनेशन पास करते हैं प्राइवेट एफर्ट्स से तो उनको लमसम अवार्ड के तौर पर कुछ राशि प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसमें यहाँ पर हमें बात करें तो प्रबोध के लिए जो दिया जाता है वो 1600 रुपये, प्रवीण के लिए अगर बात करें तो वह 1500 रुपये पास करने पर दिया जाता है, और प्राग के केस में यह 2400 रुपये प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा गया था प्रवीण के लिए, तो यहाँ पर 1500 रुपये लमसम अवार्ड के तौर पर दिए जाएंगे अगर वो एग्ज़ाम को पासेस करते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ अवार्ड गिवन फॉर राइटिंग हिंदी नॉवेल्स एंड स्टोरी बुक्स, यानी हिंदी उपन्यास और कहानी की किताबें लिखने के लिए जो दिए गए पुरस्कार कौन सा होगा। तो यहाँ पर जब भी अगर कोई एम्प्लॉयज अगर हिंदी नोवेल या स्टोरी बुक को रिटन लिखता है तो उस केस में उसे प्रेमचंद पुरस्कार के तौर से नवाजा जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं अगर वह पोएट्री अगर पोएट कविता वगैरह लिखता है तो उस केस में उसे मैथिली शरण गुप्त अवार्ड जो होता है वो उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और वहीं अगर उसकी बात करें कि कोई कर्मचारी अगर टेक्निकल बुक्स को हिंदी में लिखता है तो उस केस में उसे लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड से नवाजित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द टारगेट फिक्स्ड इन एनुअल प्रोग्राम फॉर लेटर रिसीव्ड इन हिंदी टू बी अवॉर्डेड इन हिंदी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हिंदी से प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देने के लिए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य कितना रखा गया है। जब भी कोई लेटर हिंदी में प्राप्त होता है तो उसका जवाब भी हिंदी में देने के लिए जो टारगेट रखा गया है वो 100% रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड, पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया था। तो यह 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था और प्रत्येक वर्ष भी हिंदी दिवस विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को ही मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करिए कि अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाता है तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेम द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज फॉर होम हिंदी ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, उस कर्मचारी की श्रेणी का नाम बताए जिसे हिंदी पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होता है। तो हिंदी पाठ्यक्रम के लिए जो कर्मचारी जिसे रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जिसका मदर टंग यानी मातृभाषा हिंदी या इससे डायलेक्ट यानी इससे समानता वाली जो लैंग्वेज होगा, उस तरह के कर्मचारी को
कैटेगरी ए में रखा गया है उसको हिंदी के ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कैटेगरी ए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हेन वाज द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंस्टिट्यूटेड, यानी संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था। पार्लियामेंट्री कमेटी की अगर बात करें तो यह जनवरी 1975 के अंतर्गत बनाए गए थे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनवरी 1975। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।